हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की थ्योरम्स। देखो, मैं अलग अलग लेक्चर्स बना रहा हूँ। पहले हमने वन शॉट लेक्चर की बात करी जहाँ हमने पूरी थ्योरी को एक साथ रिकॉल किया। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज वाइज वीडियोस बनाए जहाँ पर मैंने सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व कराई। 4 एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के वो हमने कवर करे, क्योंकि एनसीईआरटी को पूरा करना अपना जो है टारगेट है। और इस वाले वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं, थ्योरम वाले पोर्शन को अपन एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ थ्योरम्स रिकॉल करनी होती है जो भी ऑफिशियली एनसीईआरटी में दी हुई है। तो मैं सारी थ्योरम्स की यहाँ पर बात करूंगा। जिन जिन के प्रूफ्स दिए जा सकते हैं उनके अपन प्रूफ्स भी देंगे, और जिनके प्रूफ नहीं दिए जा सकते उनको अपन पूरा समझेंगे कि थ्योरम कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जितनी भी थ्योरम्स हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इस चैप्टर्स में अगर आप रिफ्रेशर्स की बात करो तो और भी थ्योरम्स होती है, बट हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम जो अपने को एनसीईआरटी में दी गई है वो है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। बेसिकली ये रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का जो अभी तक अपन करते आए हैं, राइट। तो अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम की बात करो तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसी डिवीजन लेमा का बार बार यूज होता है, और वही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की इक्विवेलेंट है जिसमें अपन एचसीएफ निकालते हैं। डिवीजन लेमा क्या कहता है अपन से, दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लोगे ए और बी तो दो आपको पॉजिटिव इंटीजर और मिलेंगे जो कि क्यू एंड आर होंगे, जहां ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन निकल के आएगा। अब अगर इसको कंपेयर करूं तो दिस इज नथिंग बट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो स्टेटमेंट आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है इसी का रीस्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहां पर एक कंडीशन है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है बट हमेशा लेस देन b होगा। यही कंडीशन हमें भी पता है कि यहां पर जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन क्या होता है, डिवीजर। अब ये स्टेटमेंट आता कहां से, देखो अगर आप कोई भी दो नंबर पकड़ते हो, मान लो a की वैल्यू में 80 ले लेता हूं और b की वैल्यू में 9 ले लेता हूं, तो आप नोटिस करना कि दो इंटीजर्स में हमेशा एक बड़ा और एक छोटा होगा। चाहे आप बराबर का ले लो तब भी चलेगी ये बात। तो आप देखोगे कि अगर एक बड़ा है और दूसरा छोटा है तो ऑब्वियसली बड़े वाले को अपन छोटे वाले के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब मैं अगर 80 को 9 से डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड 80 बाय 9, कितनी बार जाएगा, 9 8 72, और आपको 8 रिमाइंडर मिलेगा। तो आप गौर से देखो आप क्या लिख सकते हो, सो 80 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8 प्लस 8, यही बात है। तो आप गौर से देखो ना, आपने इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिख दिया, तो आपको यहाँ पर कंपेयर करने पर q क्या मिलेगा, q की वैल्यू निकल के आई 8 और r की वैल्यू निकल के आई 8। और अब गौर से देखो कि आपका r क्या है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 9 से छोटा होगा, तो 9 से छोटा आ रहा है। नोटिस करना अगर ये 80 की जगह 81 होता तो ये 9 बार डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर कुछ मिलता ही नहीं अपने को। यही कारण है कि आपकी अपर लिमिट जो होती है किसी भी रिमाइंडर की वो डिविजर होती है। आप डिविजर की इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकते हो, उससे हमेशा एक नंबर पीछे रहोगे, क्योंकि अगर 80 का 81 होता तो फिर वो 8 की जगह 9 बार डिवाइड होता और रिमाइंडर मिलता ही नहीं। सिमिलरली अगर आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 0, तो आपका नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल का सेम मतलब होता है जब आपका आने वाला क्वेश्चन प्योर इंटीजर हो, रिमाइंडर 0 हो, तब हम बोलते हैं कि जो a है वो b से डिविजिबल है। सीधी सी बात है। तो यही आपका डिवीजन लेमा होता है। आप ऐसे कई एग्जांपल्स ले सकते हो, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये नेगेटिव नंबर्स के लिए भी चलता है, रिमार्क के रूप में आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, लेकिन अपन किसके लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो प्रूफ इसका कुछ भी नहीं है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि आप रूट के अंदर जो भी लिखते हो बेसिकली वो डिविडेंड होता है, बाहर जिससे आप डिवाइड करते हो वो डिविजर होता है, जितनी बार नंबर डिवाइड होता है वो क्वोशिएंट है, और अगर कुछ बच जाता है तो उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखनी है अपने को, इतना नोट करेंगे। फिर सेकंड थ्योरम की बात करते हैं अपन। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये थ्योरम अपने आप में सेल्फ प्रूव्ड है। थ्योरम बड़ी सिंपल है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर
can be expressed or factorized as a product of primes, and this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. तो सबसे पहला इसमें वर्ड आता है कंपोजिट नंबर. मैंने चैप्टर 1 के वन शॉट लेक्चर में ही पढ़ाई थी ये बात कि कंपोजिट नंबर्स बेसिकली वो नंबर होते हैं जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई और फैक्टर होता है. जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता उनको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स, राइट. फिर हमने ये देखा था कि प्राइम और कंपोजिट के अलावा एक नंबर और होता है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, उसको बोलते हैं 1. तो आपका नंबर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और नंबर्स यानी कि जो प्राइम भी ना हो और कंपोजिट में ना हो. नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट में एक ही नंबर है जो है 1. तो ये 3 पार्ट आपके निकल के आते हैं. अब वो कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं. सही बात है, हम तो डेफिनेशन ही यही दे रहे हैं कि कंपोजिट नंबर वो है जो फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन कह रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो आपने करके भी देखा होगा बचपन में कि अगर आपको मान लो 12 को फैक्टराइज करना है तो आप ऐसे ही करते थे, 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, तो हो गया आपका 12 फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 3. सही बात है. तो यही बात कह रहा है. अब आगे के जो 2 स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यूनिक होगा उस ऑर्डर के अलावा जिसमें ये आता है. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का कंबाइन मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर को यानी कि 12 को फैक्टराइज करना चाहोगे तो जो फैक्टर्स आपको ये दिख रहे हैं बार बार आपको वही मिलने वाले हैं. कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, कोई नया फैक्टर पैदा नहीं हो जाएगा. हाँ, ये हो सकता है कि आपका ऑर्डर अलग हो. मैंने फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट किया, तुम 3 से भी तो कर सकते थे. देखो इसी 12 को ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं 3 से डिवाइड कर लूं, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है. उसके बाद फिर मैं 2 से डिवाइड करूं, फिर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो आप देख सकते हो यहां पर यही 12 3 इंटू 2 इंटू 2 कहलाएगा. कोई समस्या वाली बात नहीं है. तो आपने बोला कि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता. सर उसी तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं. मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज करेंगे अपन 96 ले लिया, ठीक है, रैंडम नंबर, कंपोजिट है क्योंकि इवन नंबर ऑब्वियसली कंपोजिट ही होते हैं 2 के अलावा. तो आप 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 4 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, आपने बोला कि सर 2 4, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 12 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स. तो आपने बोला 96 इक्वल्स टू 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1. तो आप देख सकते हो पावर ऑफ प्राइम आ रहा है. बट क्या ये यूनिक है? आपने बोला कि सर अगर आप ऑर्डर की बात नहीं करो तो यूनिक है, क्योंकि ऑर्डर की बात करोगे ना तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. इसी 96 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पहले मैं 2 से डिवाइड करूँ 48, अब यहाँ पर मैं मेरा मन कर गया मैं 3 से कर दूं, मेरी इच्छा है. तो आपने बोला 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया. फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 8, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, फिर 2 से और फिर 2 से 1. ये सिस्टम आ सकता है. तो आप यहाँ पर 96 को क्या लिखोगे, पहले 2 फिर 3 फिर 2 की पावर 4. ऑब्वियसली वो भी मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 5 हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या करोगे, इनको क्लब कर लोगे, एक साथ ग्रुप कर लोगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 4 मिलके 2 की पावर 5 बना देगा. वापस से लिख सकते हो. अब मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होगा. तो यही थ्योरम 1.2 है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है. इसका भी कोई प्रूफ नहीं है. तीसरी थ्योरम की बात करते हैं बच्चों. थर्ड थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. इसका प्रूफ दिया हुआ है तो इसका प्रूफ करवाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर, तो आप देखो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा. पहले तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज कर लो 7 कोई प्राइम नंबर है, ठीक है. अब 7 अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 किसी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ये वेरीफाई करके देख लो. अगर 7 21 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 21 को भी करेगा. तुमने बोला 21 तो खुद ही वैसे ही डिविजिबल है, आपने जानबूझ के ऐसा नंबर लिया. मैंने कहा कि दूसरा नंबर ले लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है. आप देख सकते हो जैसे कि 3 है, ठीक है. अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी करेगा. सिंपल सी बात है. अब एक बच्चा लड़ गया मेरे से, उसने बोला कि सर देखो 4 है ना, मैंने कहा है ना. उसने बोला कि सर देखो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है 36 को, लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करता. 4 36 को डिवाइड करता है 6 को नहीं करता.
तुमने कहा देखो सर हम एक्सेप्शन लेके आ गए, मैंने कहा 4 प्राइम नंबर दिख रहा है क्या तुम्हें? भाई ये मैं बात किसके लिए कह रहा हूँ, प्राइम नंबर के लिए। इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, इसके लिए गलत है। तुम 2 के लिए कह सकते हो ना ये बात, अब करके दिखाओ गलत। तो एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, आप प्राइम नंबर की बात कर रहे हो, है ना। कई बार होता है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चा बताता है कि सर देखो 4 से नहीं हो रहा, सही बात है, सोचना चाहिए वहां तक, लेकिन ये एक्सेप्शन यहाँ पर काउंट नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बात कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ इसका प्रूफ भी पॉसिबल है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। तो प्रूफ क्या कहता है इस थ्योरम का, लेट a be an integer, a be a composite number। आपने बोला कंपोजिट नंबर लोगे, मैंने कहा बच्चों एक बार बताओ, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर है तो कंपोजिट ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप कंपोजिट ना भी लेना चाहो, मैं प्रूफ बता रहा हूँ क्योंकि इसका अगर आप किसी बुक में देखोगे बहुत सी जगह पर कंपोजिट लिया भी होता है, बहुत सी जगह नहीं भी लिया होता। क्यों? क्योंकि कंपोजिट लोगे तो आपका a और a स्क्वायर फैक्टराइज होना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप लिख सकते हो लेट a बी अ positive integer such that a square is divisible by, क्या लिखोगे आप, divisible by p, ठीक है, where p is a prime number, full stop, where p is a, तो आपने बोला let a be a positive integer such that a square is divisible by p where p is a prime number। तो अगर बच्चों a कोई भी इंटीजर है इस तरीके से कि उसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो मैं पहली बात तो a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन को क्या लिख सकता हूं, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn वेयर p1 comma p2 comma p3 dot 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 pn are primes, right, and p1 is less than equal to p2 is less than equals to p3 is less than equals to pn। तो आपने बोला सर इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, अगर a स्क्वायर कोई भी नंबर है तो उसको आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हो, सीधी सी बात है। अगर आपके प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से होंगे, सॉरी a स्क्वायर नहीं, यहाँ पर a आएगा, आपने बोला कि सर अगर a कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो, मैंने कहा लिख सकता हूं, तो आपका a क्या होगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn होगा, यानी कि आप उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो, ये सारे उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। जहां पर हमने एक ऑर्डर चूज किया हुआ है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को जनरली लेते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं करा होगा कि आप फैक्टराइजेशन 3 से स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले 2 से चेक करते हो सकता है तो पहले 2 से ही डिवाइड करते हो। तो हमने देखा कि ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो अगर a को फैक्टराइज किया जा सकता है तो ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो a का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, नोटिस करना, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, यही बनेगा। अगेन यहाँ पर ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट a स्क्वायर डिविजिबल है p से, जहां p कोई प्राइम नंबर है। अब आपने कहा कि मान लो सर कि a का जो प्राइम फैक्टर है ये, तो अगर a की प्राइम फैक्टराइजेशन है तो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। फंडामेंटल थ्योरम ये कह गई है कि भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p इन्हीं में से कोई एक है। आप देखोगे फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो गारंटी देती है ना इस चीज की, गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन other than p1, p2, p3 डॉट 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 pn। आपने कहा कि सर अगर आप किसी भी नंबर को ऐसे टुकड़ों में लिख सकते हो तो आपकी थ्योरम में ये बात कहती है
कि उस नंबर का इनके अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। आगे पीछे हो सकते हैं। अब तो अपन ने ऑर्डर भी चूज कर लिया कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये ऑर्डर लिख रखा है ना कि P1 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा P2, फिर P3, P4, ठीक है। यानी कि पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। यही करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में हम। तो ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आप ही की थ्योरम जो भी अभी आपने पहले पढ़ाई है थ्योरम 1.2, वो ये कह के बैठी हुई है कि इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो अगर आप कहते हो कि कोई भी रैंडम प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इन्हीं में से कोई होगा, क्योंकि इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता ना। तो आप लिखोगे सो इफ अ प्राइम नंबर p divides a square comma then it is someone from P1, P2, P3, इन्हीं में से कोई एक होगा डॉट Pn। आपने बोला इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, अगर वो P है तो। अगर वो P इन्हीं में से कोई ना कोई है तो वो इसको भी डिवाइड करेगा। देख लो, if P is from P1, P2 dot Pn, then P divides A also। मैंने ये NCERT से थोड़ा अलग जाके प्रूव करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको इसका प्रूफ NCERT में भी मिलेगा, पर अगर मैं वैसा का वैसे यहाँ छाप देता हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करी है जो आपको समझ में आए। हमने फैक्ट्स को कहीं भी छेड़ा नहीं है, ठीक है। प्रूफ को अलग अलग तरीकों से कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, ठीक है। तो हमने फैक्ट वही रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या गारंटी करती है कि इनके अलावा आपका P हो नहीं सकता। अगर P इन्हीं में से कोई है तो P तो इनको भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि P1, P2, P3 तो इसके फैक्टर है। तो आप लिखोगे तो P डिवाइड्स A ऑल्सो, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस P1, P2 डॉट Pn आर फैक्टर्स ऑफ A। क्योंकि ये इस A के फैक्टर्स हैं, तो अगर आपका P इन्हीं में से कोई एक है तो A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि आप कोई भी प्रूफ को कितने भी तरीकों से लिखो, फैक्ट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी लगेगा आपको पढ़ने के लिए, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। बुक वाला भी इजी है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम 1.4। इसका भी प्रूफ दिया हुआ है, ये है √2 इज इर्रेशनल। इसको अपन कई बार क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, √3, √7, √11 तक भी इसका क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है। चलिए, तो आपने कहा √2 इर्रेशनल होता है, इसको प्रूफ करो। सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने वाली आदत हो रखी है, बताओ। तो √2 इज इर्रेशनल ये कैसे प्रूफ करोगे बच्चों? तो आपने बोला सर लेट to the contrary, let us assume that to the contrary that √2 is rational. Let us, सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे। let us assume to the contrary that √2 is rational। भाई अपन इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं किसी भी नंबर को? कॉन्ट्रडिक्शन से। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है सर? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमें जो प्रूफ करना होता है पहले उसका उल्टा अपन मान लेते हैं, फिर अपनी ही बातों से प्रूफ करते हैं कि जो हमने माना है वो हो ही नहीं सकता, या उसकी वजह से कोई ऐसी बात आ रही होती है जो किसी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को गलत साबित करे। तुमने कोई चीज मानी, कोई थ्योरम तुमने अज्यूम करी, उसकी वजह से ये निकल के आ रहा है कि सन यहाँ से नहीं यहाँ से बाहर निकलता है। आपको पता है सन तो हमेशा यहीं से उग रहा है, उगता नहीं है, अर्थ घूमती है, लेकिन फिर भी सन यहाँ से उग रहा है, ठीक है। अब ये चीज फैक्ट चेंज हो रही है, ठीक है। आपने कुछ माना, उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि भाई एप्पल तो नीचे से ऊपर जाता है, तो एप्पल ऊपर से नीचे करता है, ये तो फैक्ट है। तो अगर आपकी थ्योरम का आउटकम ये आ रहा है कि एप्पल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपने कुछ गलत अज्यूम करा है। तो एस्टेब्लिश्ड किसी फैक्ट को अगर आप गलत साबित कर देते हो तो आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, फिर आप उसके बेसिस पर कह देते हो हमने जो माना था वो गलत है, तो ये इर्रेशनल होगा। जैसे कोर्ट में चलता है ना, आप वकील हो, आपको प्रूफ करना है कि वो कातिल है, पर आप क्या बोल रहे हो? चलो मान लेते हैं कि आप कातिल नहीं हो, तुमने उल्टा माना। फिर आप उससे सवाल पूछते हो, तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो वेपन पे कैसे आया, है कि नहीं? उसके बाद जवाब नहीं होता, हैंस आप ही कातिल हो। सिंपल सी बात है ना। तो आपका वकील उल्टा मान के आप ही से उल्टा सवाल पूछ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। चलिए, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज रैशनल, ठीक है। देन √2 कैन बी
expressed in the form of a by b comma such that a and b are इंटीजर्स एंड बी नॉट। एक काम करो पी बाई क्यू लिख लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। भाई रैशनल है तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। आपने कहा ठीक है सर। अब मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि पी और क्यू में जो मैंने नंबर लिखे इनमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है, मतलब इनका HCF 1 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनका HCF 1 बना देंगे। लेट P एंड Q है, मतलब हम हर कोशिश कर रहे हैं खुद को गलत प्रूव करने की, ठीक है। इसको कंपोजिट से अपन क्या लेके जा रहे हैं, कोप्राइम की तरफ। दोनों कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि भाई मान लो दोनों कंपोजिट में कोई फैक्टर कॉमन है तो कोप्राइम बना देंगे। लेट P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर, let P and Q have some common factor, then divide them by that common factor to get A upon B, comma such that A and B are co-prime and B is not equals to zero। तो आपने क्या करा कि आपने सोचा कि सर मान लो P और Q में कुछ कॉमन आ सकता था तो हम उस कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर देते हैं। मान लो आपने 4/10 लिखा है, 2 कॉमन है तो काट के उसको 2/5 लिख रहे हैं अपन, ताकि अब आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि भैया ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं सच दैट A and B आर कोप्राइम एंड B इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलिए देन आपका रूट तो ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि आपने ऐसा अज्यूम किया है कि ये रैशनल, इसलिए सब हो पा रहा है। देखना तो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। कैसे आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर मैं इंटरचेंज करूं तो आई कैन राइट इट लाइक ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना, इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब अगर 2 ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूं तो बी स्क्वायर आता है। आपने लिखा दिस इंप्लाइज दैट 2 divides a square which again implies that 2 divides a। तुमने कहा मतलब, मैंने कहा भाई तुम देखो ना, कोई नंबर डिवाइड होने पर किसी दूसरे नंबर से एक इंटीजर आ रहा है। तुमने कहा है, मैंने कहा b इंटीजर था तो b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर किसी से डिवाइड होने पर आने वाला क्वेश्चन जो कि ये है वो इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल है। तो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है ना। अभी थ्योरम 1.3 में क्या लिखवाया था कि अगर कोई प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो 2 a को डिवाइड करता है। तुमने कहा करता ही होगा फिर तो मैंने कहा a इवन नंबर हो गया, तुमने कहा हो गया, तो आप क्या लिखोगे, सो a is equals to 2c where c is some इंटीजर। तुम पॉजिटिव इंटीजर ले लो क्योंकि पॉजिटिव ही लिए अपन ने, है ना, where c is some तो आप देख सकते हो if 2 divides a square then 2 divides a where a is equals to 2c। अगर a इवन नंबर है तो इवन नंबर किस फॉर्मेट का होता है, 2c फॉर्मेट का होता है, where c is some positive integer। तो आप देख सकते हो a is equals to 2c आपका इवन नंबर आपको मिलेगा। अब अगर मैं a is equals to 2c को यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, let me give it equation number 1, let me give it equation number 2, तो from 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिएगा a स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा 2c का स्क्वायर होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो आप देखेंगे आएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सही बात है,
इसका मतलब ऐसा काटते 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 बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर सी स्क्वायर आता है, और सी तो कोई इंटीजर होगा क्योंकि ऑब्वियसली ए कोई इवन नंबर है तो 2 टाइम्स समथिंग होगा। आपने बोला कि सर सी स्क्वायर अगर इंटीजर है तो यानी कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट 2 divides b square, which implies that 2 divides b। आपने लिखा कि सर अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 b को डिवाइड कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आया? सर 2 a को डिवाइड कर रहा है, 2 b को डिवाइड कर रहा है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2 divides both a and b। This implies that 2 is a common factor of a and b। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपने तो पूरा इंश्योर करा था, p बाई क्यू लेकर भी तुम्हें ऐसा लगा कि एम्बिग्यूटी लगी, तुमको लगा कंफ्यूजन है, तो तुमने उसको भी क्या करा, p और q को भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके जानबूझ के उसको कोप्राइम बनाया। ठीक है, जब तुमने इतनी मेहनत करके कोप्राइम बना लिया था तो फिर ये 2 कॉमन फैक्टर कैसे आ रहा है? तुम्हारा कॉमन फैक्टर तो 1 से ऊपर कुछ होना ही नहीं चाहिए। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, जैसे 8 और 9, इनका एचसीएफ कितना आता है? 1, उनको कोप्राइम बोलते हैं। तो तुम्हारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, पर 2 कैसे निकल के आ रहा है? मतलब तुमने गलत माना था, हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तुमने खुद की बात को खुद ही एस्टेब्लिश करा था, एक ट्रुथ को तुमने इसको गलत प्रूफ कर दिया, तो आप क्या लिखोगे? 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी implies that, implies नहीं, अब यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा, but comma this contradicts the fact that a and b are co-prime, but this contradicts the fact that a and b are co-prime। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर ये a और b कोप्राइम है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा बच्चों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। भाई अगर a और b कोप्राइम है तो आपने कहा था SC1 होना चाहिए, अब आप कह रहे हो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुआ? अगर आप थोड़ा सा गैर पीछे लगाओगे तो आपको दिखेगा कोप्राइम इसलिए आया क्योंकि आपने इसको एक रेशियो माना, रेशियो इसलिए माना क्योंकि आपने माना कि ये रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is rational, because of our wrong assumption that root 2 is rational। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इनका रॉन्ग अजम्पशन क्या है कि आपने रूट 2 रैशनल माना, आपने रूट 2 रैशनल माना इसलिए इतना कचरा हुआ और लास्ट में जाके खुद ही आप कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो इससे अच्छा मान लेते कि रूट 2 क्या है? रैशनल। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट, हैंस कॉमा वी कैन conclude that root 2 is तो भाई हम बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपका नंबर रैशनल होता तो भाई वो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता था, और फ्रैक्शन में अगर लिखने की कोशिश करोगे तो स्क्वायरिंग की वजह से ये रूट कभी फ्रैक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप देखो ना, करके देख लो, रूट 3 यानी कि 1.732 अनलिमिटेड जो कुछ आता ही जा रहा है वो कभी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। ये बात हमने अभी पढ़ी भी है आगे, थ्योरम 5, 6, 7 वही है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग और आपका रिपीटिंग कब होता है नंबर? अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही हो जाता है, या टर्मिनेट नहीं होता तो कम से कम रिपीट हो रहा है, तब तो वो रैशनल हुआ ना। जैसे आपका 1/3 है, 0.333333 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो 1/3 लिख पा रहे हो। वैसे जो रूट 2 रूट 3 है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले लोग हैं, ठीक है, इनको नहीं लिख सकते फ्रैक्शन के रूप में। तो अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे, है ना, जैसे करुण अर्जुन आए थे वो फिर आ ही गए बाद में, तो वैसे कॉन्ट्रडिक्शन भी आते ही रहेंगे। छापो जल्दी से, ऐसा रंग बिरंगा माहौल हो रखा है पूरा। ठीक है, नोट हो गया। चलिए थ्योरम 1.5 की बात करते हैं
ये कहती है लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मान लो कि x कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, जैसे कि मान लो 2/5। 2/5 होता है 0.4, तो 0.4 के बाद आगे कुछ नहीं आया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m where n and m are non negative integers। कोई प्रूफ तो नहीं है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। आपने कहा कि सर देखो, जैसे कि 4 क्या ले लो आप, मान लो क्या लें, 4/5 ले लेते हैं। 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। ठीक है, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट होता है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, हम ये लिख सकते हैं कि सर ये जो नंबर है ये रैशनल होगा। अब अगर आप ये लिख सकते हो कि ये रैशनल है, तो भाई साहब ये कह रहा है कि p/q की फॉर्मेट में होगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है ना q यानी कि 5, वो किस तरीके का होगा, हमेशा 2 की पावर n 5 की पावर m, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है। जब आप कहते हो पॉजिटिव तो इसका मतलब होता है आप जीरो से बड़ा नंबर ले रहे हो, पॉजिटिव। लेकिन जब आप नॉन नेगेटिव हो तो आपकी मेन जो इच्छा है वो क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। यहाँ लिख देता हूं मैं 0, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ये मान लो आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन ही बना देता हूँ यहाँ पर मैं। तो आप देखिएगा ये जो कचरा है ये अलग टाइप का कचरा है। ठीक है, और ये जो हरा वाला कचरा है ये अलग टाइप का है। हरे वाले कचरे को अपन क्या बोलेंगे, आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हो आप, तो जीरो तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप कल से कहते हो नॉन नेगेटिव, तो अब आपको पॉजिटिव से मतलब नहीं है, आपका मेन पर्पज है कि नेगेटिव नहीं आ जाना चाहिए, चाहे जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों शब्दावली में डिफरेंस है। आप कहोगे कि सर, जैसे मान लो बड़े बड़े लोग कह गए ना कि भैया हम युद्ध विरोधी रैलियों में नहीं जाते, शांति की रैली होगी तो हम आएंगे। आपने कहा दोनों में डिफरेंस क्या है, जो युद्ध का विरोध कर रहे हैं वो भी तो शांति चाहते हैं, कर रहे होंगे, बट वो कह रहे हैं कि आप शांति जो ये कीवर्ड है इसको यूज करो, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली यही कहता है कि जो नहीं चाहिए वो मत मांगो। ये मत बोलो कि सर ये नहीं हो, ये नहीं हो, आप ये बोलो कि क्या हो। ठीक है, उसकी तरफ आप फोकस रखें अपना। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है। थोड़ा सस्ता सा ऐसा विजडम बीच में आता रहता है, क्या करूँ, आदत है, बह जाता है बिल्कुल ऐसा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होंगे, नॉन नेगेटिव में 0 भी इंक्लूड होगा। तो आप देख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो यहाँ पर देखना देन डिनोमिनेटर इज ऑफ द टाइप, क्या होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर n इक्वल्स टू 0 है और m इक्वल्स टू 1 है क्या नहीं है। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर इसी तरीके का है, 2 की पावर n 5 की पावर m। फर्क इतना सा कि 2 कुछ है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 मान लेंगे यानी कि 1, और 5 की पावर तो है ही सही। एक एग्जांपल और लो सर, जिसमें सिर्फ 2 आए 5 नहीं आए। मैंने कहा एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में अपन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट मी टेक 7/2 ले लेता हूँ, है ना, 7/2 का क्यूब ले लेता हूँ। अभी 7/8 है, मेरे को भी डिवाइड करना पड़ेगा कितना आता है, ले तो लिया मैंने। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 6 आएगा, फिर 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, फिर 4 आएगा, फिर 0, तो 0.875 आएगा ये। तो आप देख सकते हो ये मैंने एक फ्रैक्शन लिया है जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, राइट, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो गया, एंड डिनोमिनेटर, आप देख सकते हो यही तो बात थ्योरम कह रही है, अगर टर्मिनेट होता है तो डिनोमिनेटर ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर आता है क्या, एंड डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म
2 की पावर n 5 की पावर m, जहां पर n की वैल्यू तो साफ साफ 3 दिख रही है लेकिन m 0 है, क्योंकि 5 की पावर 0 1 है तो 5 है ही नहीं, ऐसा लिख सकते हो। बाकी फिर आपको n और m दोनों मिलने वाले नंबर तो मिल ही जाएंगे जिसमें नीचे 10 बैन आ रहा होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसके एग्जांपल देने की तो नीड नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं में आती है कि अगर अकेला 2 अकेला 5 हो तो हाँ बच्चों वो भी टर्मिनेटिंग है, आपका n और m 0 होना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, छापेंगे जल्दी से, चलिए छाप लिया होगा। ये मत बोलना इतना जल्दी कैसे छापेंगे, पॉज करो वीडियो को, ठीक है। लाइव लेक्चर में टाइम देना पड़ता है इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग कम करता हूँ, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट, अगली थ्योरम यही कहती है। अब देखो पहले क्या था कि भैया वो टर्मिनेट होगा, ये कह रहा है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके का है तो वो टर्मिनेट होंगे। पहले बोला था अगर टर्मिनेट हो रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा होगा, ये कन्वर्स है उसी थ्योरम का। ये क्या कहती है कि अगर आपके रैशनल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है तो वो टर्मिनेट होगा। इसका फायदा बताऊं, इसका फायदा ये है कि सर पिछली वाली थ्योरम से ज्यादा फायदा इसका है, क्योंकि आपको अगर ये पूछा जाता है कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो आपको इस फ्रैक्शन को पहले एक्चुअल में डिवाइड करके देखना पड़ता था। यहाँ आप तुम्हें डिवाइड करने की नीड नहीं है, आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स कर लो और देख लो, अगर 2 और 5 के टर्म्स में आ रहे हैं तो आपने बोला कि सर ये टर्मिनेट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से नीचे 10 बनता है। ठीक है, नहीं बनता तो बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो आपने कहा कि सर इसमें कहाँ बन रहा था 4/5, मैंने कहा अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता तो 8/10 बन रहा था ना, ये 0.8 था। वैसे ही पिछले वाला जो नंबर था 7/8, अगर मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, तुमने कहा किसी से भी कर लो, मैंने कहा एक काम करो, मैं 8 10 जा 80 होता है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 से। आपने कहा करो, किसी से भी कर सकते हो पर आप करके देख लो। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 3 आ रहा है, मैंने कहा चलो 3 को छोड़ो 10 से कर लो, तो आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 70/80, यानी कि 70/8 इंटू 1/10, तो उसको डिवाइड करो अपॉन 10 कर दो। ठीक है, आपने कहा कि सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा 8 को मल्टीप्लाई कर दो 125 से। अगर मैं 7 और 8 को ऊपर नीचे 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ, भाई 2 का क्यूब है ना, मैं 5 के क्यूब से कर रहा हूँ नीचे 10 बनाने के लिए, तो नीचे बन जाएगा 1000, ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 875, तो 0.875। इसलिए अपन इतना पीछे पड़े होते हैं 2 और 5 के। भाई अगर अकेला 2 अकेला 5 भी तो कर सकते हो ना, आप नीचे 10 बना सकते हो। कुल मिला के नीचे 0 बनाना हमारी प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि फिर आपको सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करने रह जाते हैं, एक्चुअल डिवीजन तो करना ही नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? हालांकि उस चक्कर में ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन देना ही पड़ता है आपको, तो बात बराबर ही पड़ती है, लेकिन फिर भी डिविजन के मुकाबले मल्टीप्लिकेशन करना कंपैरेटिवली मेरे अकॉर्डिंग तो आसान ही है, और आप लोगों की भी यही सोच होगी। नहीं होती तो बहुत ही बड़ा बात है, अगर आपको डिवीजन भी इजी लग रहा है तो कैलकुलेशन मतलब आपका काफी अच्छा है और ये अच्छी बात है। चलिए तो एग्जांपल, तो ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मान लो 4 अपॉन, जैसे कि मैं ले लेता हूं वापस से 10, 4/10 इक्वल्स टू दिस, आप लिखोगे डिनोमिनेटर 10 is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, आप लिख सकते हो, जहां पर वेयर n इक्वल्स टू 1 और 5 और m इक्वल्स टू 1 है, तो आप देख सकते हो 2 की पावर n 5 की पावर m, जहां पर n 1 और m 1 है। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर इस तरीके का है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए। हो रहा है क्या, आप लिखोगे also 4/10 equals to 0.4, that is decimal expansion। देखो मैं, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है फिर ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है तुम थोड़े से बोर हो सकते हो, बट मैं जानकारी के लिए बताऊं, स्टैंड अलोन वीडियोस उनके लिए होते हैं, जैसे मान लो किसी ने चैप्टर पढ़ लिया पर थ्योरम्स उसको एक साथ रिकॉल करनी है, तो मैं उस वे में समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें पूरा चैप्टर आने की नीड नहीं है। मैं थ्योरम में जितना कुछ बता सकता हूँ बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें रिपीट भी लग रही होगी तुम्हें, अगर तुम सारे वीडियोस को देख रहे हो तो लगेगी रिपीट, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला सेम हूँ, कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम है। बट ये होता है ना कि यार यूट्यूब पे हर तरह के बंदे होते हैं, किसी को मान लो सिर्फ थ्योरम से रिकॉल करनी है, वो किसी और टीचर से ऑलरेडी पढ़ के आया है, तो उसको फिर पूरा सब्जेक्ट एक साथ देना होता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मैंने सारे वीडियो देख के बैठा हुआ है तब वो आ रहा है ना। इफ यू आर ओपनिंग दिस वीडियो तो मैं यहाँ की बात यहीं करूंगा ना, मैं पिछले किसी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सीरीज का पार्ट नहीं है, स्टैंड अलोन वीडियो है, आप देख सकते हो। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो बेसिकली थ्योरम यही कह रही है कि भैया अगर तुम्हारा फ्रैक्शन ऐसा है
कि डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m में लिखा जा सकता है तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। तुमने बोला कि एग्जांपल कोई अच्छा सा लो, तो मैंने कहा 2 का क्यूब वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 7/8। ठीक है, हियर 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n इक्वल्स टू 3 एंड m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 की पावर n 5 की पावर m टाइप का होगा, जहां पर n की वैल्यू 3 होगी, m की वैल्यू 0 होगी 7/8 के अंदर। और आप देखेंगे कि इस तरीके का है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। एंड जब आपने डिवाइड करके देखा तो ये निकल के आया 0.875। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो आप देख सकते हो इसे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब अगर टर्मिनेट होगा तो प्राइम फैक्टर ऐसे होंगे डिनोमिनेटर के, अगर प्राइम फैक्टर ऑलरेडी ऐसे हैं तो टर्मिनेट होगा। एक दूसरे का कन्वर्स है। नोट करेंगे। फिर 1.7 जो कि लास्ट थ्योरम है उसकी बात करते हैं। चलिए, तो लास्ट थ्योरम क्या कहती है, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। तो उन दोनों थ्योरम का ये आपको दिखा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता 2 की पावर n 5 की पावर m, क्योंकि हर जगह तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा। तो उसका ये आपको कॉन्सिक्वेंस दिखा रहे हैं कि भाई अगर आपका p बाई क्यू के में कोई नंबर है और p और q कोप्राइम है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि कोप्राइम हो जाए, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश यही करा करो कॉमन फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना सीखो ना फ्रैक्शन को। तो बस 4th या 5th क्लास से आता है तुम्हें वो तो लिखना। तो आपने कहा अगर ये एक रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ रहा है जो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर नंबर इस तरीके का है 9 अपॉन सपोज करो 12 टाइप का, आप कह रहे हो कि सर देखो नीचे 3 आ रहा है, गधे हो तुम। ठीक है, मैंने पिछले थ्योरम में ये बात क्यों नहीं लिखी कि भैया पी और क्यू को प्राइम नहीं होने चाहिए, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। देखो मैंने भाई पिछले थ्योरम में बोली क्या ये बात कि भाई पी और क्यू को प्राइम, इसमें देख लो इसमें कहीं बोली है बात कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, देख लो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ये यहाँ पर बोली है मैंने बात। ठीक है, आपने बोला कि सर पी और क्यू को प्राइम होने, मैंने कहा यहाँ पर कोई नीड नहीं है, अगर होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने बोला कि सर यहाँ पर आपने को प्राइम के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं लिखवाया। ठीक है, कहाँ गया, वेयर पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर भी मैंने को प्राइम कुछ बोला नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले की दोनों थ्योरम में को प्राइम होना नहीं होना मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर मैटर करेगा। आपने बोला ऐसा क्यों, मैंने कहा अब देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 है। अब आप कह रहे हो कि सर देखो ये इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा, गलत कह रहे हो। अभी ये कैंसिल आउट हो सकता है ना, कैंसिल आउट होके क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता। तो आप देखो यहाँ कोप्राइम होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोप्राइम करते हो तो आपको जो दिख रहा था कि यार वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये तो पिछली थ्योरम के अकॉर्डेंस में है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। मेरी बात समझ में आई। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन है भी सर ही ऐसा, जो देखने से ऐसा लगता है कि सर इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, बट जब आप कैंसिल आउट करते हो तो जिस फैक्टर की वजह से वो ऐसा नहीं बन रहा था वही कैंसिल आउट हो जाता है। तो कोप्राइम का मतलब समझेंगे, है ना। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोप्राइम बन गए, वो फैक्टर ही कैंसिल आउट हो गया। तो थ्योरम क्या कहती है कि लेट x इक्वल्स टू p by q where p and q are co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form this where m and n are non negative integers, तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर 2 और 5 के टर्म्स में होंगे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर आपने कहा कि सर 2 और 5 के टर्म्स में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो रैशनल नंबर ही, वो तो खुद ही कह रहा है। फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो फ्रैक्शन में लिखी जाने वाली हर चीज रैशनली होती है, साफ बात है। ठीक है, तो आपने बोला एग्जाम्पल बताओ, मैंने कहा देखो 7/6, देखो 7/6 क्या निकल के आता, डिवाइड करके देखते हैं। आपने बोला पहले तो इसके वो दिखाओ डिनोमिनेटर क्या है, मैंने कहा डिनोमिनेटर है ये, डिनोमिनेटर 6 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस टाइप का नहीं है। ठीक है, आप देख भी सकते हो ऑल्सो
7/6 क्या निकल के आएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 1 टाइम जाएगा तो 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 1 टाइम जाएगा तो 6, फिर 4 आएगा, फिर 0, 6 6 36, ठीक है। तो फिर आपका 36 आएगा। फिर 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो आपने बोला कि सर ये वापस से 6 आएगा, फिर 4 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 6 आएगा। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि पहले आपका 10 आया, फिर आपने 6 से डिवाइड किया, फिर 4 आया, फिर 6 6 36, फिर 4 आया, फिर 4 आया। तो आपने कहा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में ये जा रहा है 7/6। क्यों? क्योंकि नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 3 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से आप क्या बोलोगे, एन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप देखोगे अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे ऑल्सो 7/6 has a non-terminating repeating decimal expansion। तो आपका एग्जांपल यही था। और 7/6 क्या है यहाँ पर, आपने कहा 1.166666 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हो 1.16 बार। तो आपने कहा भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो ये रैशनली निकल जाता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकल के आ रहा। तो आपने देखा एक टाइम के बाद इसने रिपीट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपका डिनोमिनेटर इस तरीके का है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला पार्ट आएगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो 7/11 लेके देखो। अब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो आपको ऐसा ही टारगेट देखने को मिलेगा। तो 1.16 बार यानी कि 1.666। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ही दे सकता हूँ, रटा हुआ रहता है बिल्कुल। एग्जांपल देखो आप, 10/3 क्या होता है, 3.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3.3 बार। यही होता है 3.3 बार। रिपीटिंग पोर्शन पे बार लगा दो। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर इस तरीके का कतई नहीं था, सिंपल। तो बच्चों यही आपकी क्या है, सातों थ्योरम से जो आपके चैप्टर में दी, जल्दी से इसको भी नोट करेंगे। अगर ये भी नोट हो गया तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन आगे चलने वाले हैं। जाते जाते एक और बात, अगर मान लो आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोटा में, अगर कोटा के आसपास कहीं रहते हैं तो हमारे 3 या 4 स्टडी सेंटर्स हैं कोटा के अंदर ऑफलाइन, आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटा के बाहर रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी हैं 9 से 12 मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं तो हमारा एक स्पेशल बैच भी चलाने वाले हैं हम, जो कि होगा मैराथन बैच। बेसिकली हम वो संडेज को ही ऑपरेट करेंगे क्योंकि बच्चे तभी फ्री होते हैं और हम भी तभी फ्री होते हैं, राइट। मैराथन बैच में हम क्या करने वाले हैं, आप मॉर्निंग में हमारे पास आएंगे सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और हम आपको शाम को विदा करेंगे और हम एक दिन में पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर अप करेंगे। ये सुविधा सारे चैप्टर्स के लिए नहीं है, सारी क्लासेस के लिए नहीं है, हम सिर्फ क्लास 10th मैथ्स के लिए काम करने वाले हैं, बोर्ड्स के स्पेसिफिक कुछ गिनती के 5-7 चैप्टर जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। उसका टाइम टेबल और जो लॉन्च वीडियो है मैराथन बैच का वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी ये चीज़ें। हो सकता है कि जब मैं ये लेक्चर आपका अपलोड हो उसके पहले मैराथन जो बैच है उसका लॉन्च वीडियो आ जाए, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको मिल चुका है तो आप उसमें देख ही चुके होंगे कि हम क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ाने के लिए आने वाले हैं, राइट। तो आपको उस 7 या 8 घंटे के ड्यूरेशन में कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स देकर हम वन शॉट में पूरा जो चैप्टर है वो बेसिक से लेके और एडवांस तक हम जो है पढ़ाएंगे, आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे और आपको एक डीपीपी जरूर देंगे जिसमें 35 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के लिए, राइट। उनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल पे अवेलेबल भी मिल जाएंगे, प्लस आपका एक छोटा सा टेस्ट पेपर भी हम आपको देंगे। तो आप मॉर्निंग में आएंगे और इवनिंग में अपने साथ घर पे एक पूरा का पूरा चैप्टर पूरा प्रिपेयर्ड, पूरे नोट्स के साथ, पूरी एनसीईआरटी के साथ और पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ घर लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप बैच के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर हमारी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, राइट। तो हम मिलेंगे बच्चों अगले किसी लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।